जय हिंद फ्रेंड्स। चलिए डियर, तो आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी सेशन का नंबर 4 और जिसमें मैं बताने वाला हूं कि जो गवर्नेंस सिस्टम होता है डेमोक्रेटिक कंट्री में वो किस तरह की शासन प्रणाली होती है। आज उस पर हम बात करेंगे। यहाँ से बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चंस, अगर आप यूपीएससी या आपका पीसीएस आरओ का अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो यहाँ से जो आज का टॉपिक है ये, इससे हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चंस आपको पॉलिटी से मिल ही जाता है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम गवर्नेंस सिस्टम अक्सर नहीं पढ़ पाते, राइट। चलिए बच्चों, तो मैं बात करूंगा यहाँ पे आज किस टॉपिक पे। तो आज हमारा टॉपिक है गवर्नेंस सिस्टम इन डेमोक्रेटिक कंट्री। पहले आपको ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ कि लोकतंत्र देश कौन से होते हैं। तो ऐसे देश जहाँ पे जनता का शासन होता है उसको हम लोकतंत्र या प्रजातंत्र कहते हैं। सर, ये दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब ये था कि जब जनता खुद या स्वयं शासन करे, जैसे हमने देखा था स्विट्ज़रलैंड। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में हमने यह पढ़ा कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वह होता है जहाँ जनता खुद शासन नहीं करती, अपने बीच में से, अपने मध्य से किसी एक व्यक्ति को वो बनाती है अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना प्रतिनिधि, और इसी तरह से वो सारे प्रतिनिधि मिलकर निर्माण करते हैं गवर्नमेंट का, और वो गवर्नमेंट क्या करती है, उस जनता पर शासन करती है। ठीक, तो वो था हमारा आपका इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो भारत में कैसी शासन प्रणाली है? तो भारत में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अब हम देखेंगे यहाँ की इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में कौन सा शासन प्रणाली कौन सी अपनाई गई है। तो आज हम यहाँ का क्या देखने वाले हैं, शासन प्रणाली यानी कि गवर्नेंस सिस्टम। ठीक, चलिए बच्चों, तो इसका मैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ ये कितने प्रकार की होती है। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो बच्चों ये शासन प्रणाली दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की है? दो प्रकार की शासन प्रणाली होती है। अब इसके लिए मैं आपको वन बाई वन करके यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों। एक शासन प्रणाली हमारे पास में है प्रेसिडेंशियल गवर्नेंस सिस्टम। हिंदी में इसको कहा जाता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, चलो अब यहाँ से हम बात करने वाले हैं कि प्रेसिडेंशियल गवर्नेंस सिस्टम होता क्या है। तो पहली चीज़ तो बच्चों इसके बारे में आपको जो कुछ मूल पॉइंट्स जो याद रखने हैं, तो एक मूल पॉइंट्स में तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है इसका जनक हम कौन से देश को मानते हैं, फाउंडर। अगर इसके फाउंडर की बच्चों में बात करूं तो हो जाएगा यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, राइट। यानी कि दुनिया में पहली बार अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कौन से देश में अपनाई गई? अमेरिका में। तो अगर आपसे पूछे कि अमेरिका में वर्तमान में कैसी शासन प्रणाली है, तो सर अमेरिका में प्रेजेंट में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। ठीक, एक पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, ये जो शासन प्रणाली होती है कि ये शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित होती है, यानी कि बेस्ड ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ पावर। अब इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि सर ये किस पर आधारित है? शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित। इसका क्या मतलब है ये भी हम सीखेंगे बच्चों। ठीक, अब मान लो उदाहरण ले लेता हूँ, सर ये शासन प्रणाली कौन से देश में चल रही है। सपोज दैट आपको अभी मैंने बताया कि सर ये अमेरिका में है।
कहाँ पे है? यूएसए में। तो अमेरिका की शासन प्रणाली में होता क्या है, जिसके लिए मैंने ये शब्द यूज़ किया कि भाई अमेरिका में जो गवर्नेंस सिस्टम है, जो शासन प्रणाली है, वो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में एक तो मैंने आपको देखो, ठीक, तो अमेरिका की जो गवर्नमेंट होगी बच्चों, गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के आपने 3 पिलर पढ़े थे, क्योंकि मैंने आपको गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैं। तो सर गवर्नमेंट में एक तो होता है लेजिस्लेटिव, हाँ सर ये हमने पढ़ा था लेजिस्लेटिव, और लेजिस्लेटिव का काम हमने पढ़ा था कि सर लेजिस्लेटिव को कहते तो विधायिका, और इसका काम होता है कानून बनाना, ठीक है। एक तो हमने ये देखा था। एक हमने इसमें पढ़ा था सर एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव को हिंदी में कहते हैं कार्यपालिका, कार्यपालिका, और इसका काम था सर कानून को लागू करना। एक हमने पढ़ा था सर जुडिशरी, यानी कि न्यायपालिका, और न्यायपालिका का काम था बच्चों कानून की रक्षा करना। यानी कि अगर मैं यहाँ से जनरली बात करूँ तो अब हमारे पास में हम बात कर रहे हैं कि सर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती क्या है, कि पहले तो गवर्नमेंट मैंने आपको बताई कि सर गवर्नमेंट के 3 पिलर होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, आपका लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, राइट। अमेरिका में जो विधायिका होती है वो वहाँ की कांग्रेस होती है, कांग्रेस। ये कांग्रेस क्या है, जैसे इंडिया में पार्लियामेंट होती है, जो संसद है भारत की, ठीक है। तो अब भारत की संसद में जैसे लोकसभा है, ठीक, उस तरह से समझ लीजिए कांग्रेस है, तो वहाँ की संसद को हम कांग्रेस बोलते हैं। जो कार्यपालिका, तो मैं कह रहा हूँ कि विधायिका तो हो गई कांग्रेस अमेरिका की, तो कांग्रेस क्या है, लाइक ऐसा पार्लियामेंट। अमेरिका में जो कार्यपालिका, जनरली कार्यपालिका का जो प्रमुख या हेड होता है, ये मूल कार्यपालिका अगर हम देख लें मूल रूप से, अगर किसी एक व्यक्ति को बताऊं तो प्रेसिडेंट होता है वहाँ का, प्रेसिडेंट, ठीक। और न्यायपालिका तो हो जाएंगे वहाँ का कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वहाँ का, ऐसे मान लो, ठीक है, ये समझो। अब एक बात समझिए सर, अभी हमने यहाँ पे ये पढ़ा था कि हम बात कर रहे हैं सर लोकतांत्रिक देशों में शासन प्रणाली। तो सर एक शासन प्रणाली है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। दुनिया में शुरुआत कहाँ से हुई? अमेरिका में। किस पर आधारित होती है सर? शक्ति के पृथक्करण पर आधारित है। उदाहरण अमेरिका। क्या है शक्ति का पृथक्करण का मतलब? सर अमेरिका की जो सरकार है, तो सरकार मतलब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका से। तो मैं ये कह रहा हूँ बच्चों कि जो हमारी विधायिका होगी, विधायिका का कोई भी इंटरफेयर कार्यपालिका में नहीं होगा। इन दोनों के बीच में दीवार है, ऐसे समझ लो। यानी कि कांग्रेस क्या या विधायिका किस में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है? विधायिका कार्यपालिका में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती, और जो कार्यपालिका है किसी तरह का इंटरफेयर किस में नहीं कर सकती है? विधायिका में। क्या ये बात समझ में आ गई? यहाँ पे ये दोनों अपने में फ्रीडम रूप में काम करेंगे। उसी तरह से जो प्रेसिडेंट है या कार्यपालिका है, तो कार्यपालिका का न्यायपालिका में कोई किसी तरह का इंटरफेयर नहीं होगा। तो इसी को कह दिया पृथक्करण, सेपरेशन। यानी कि विधायिका अपने अलग स्तर पे काम करेगी, प्रेसिडेंट अपने अलग स्तर पे काम करेगा, और जो न्यायपालिका है इन दोनों से अलग काम करेगी। तो यहाँ पर क्या है, शक्ति जो है आपस में मिली हुई नहीं है। ऐसा नहीं कि जो विधायिका है वही कार्यपालिका है, ठीक। कई बात समझ में आ गई। तो शक्ति पृथक्करण का मूल मतलब होता है बच्चों कि जब विधायिका अलग स्तर पे काम करती है, उसका कोई भी इंटरफेयर या हस्तक्षेप कार्यपालिका पर नहीं होता, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नहीं होगा, ना विधायिका पर होगा। ये तीनों आपस में फ्रीडम रूप में काम करेंगे, ये हमें याद रखना है, राइट। और चीज़ें जानते हैं, ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं। मैं जब देखो ये वाली, जब हमारी आज ये वाला लेक्चर हो जाएगा, तो जो 5 नंबर का लेक्चर आएगा, तो इससे रिलेटेड जितने हमने ये 4 टॉपिक पढ़े हैं आज तक आए हुए, जितने भी यूपीएससी, पीसीएस, आरओ, एआरओ के जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे मैं वो सोल्व कराने वाला हूँ, ठीक है। चलिए आगे पॉइंट जानते हैं। अभी भी हम कार्यपालिका, तो आपने देखा सर यहाँ पे विधायिका तो कांग्रेस हो गई, कार्यपालिका प्रेसिडेंट हो गया। तो कई बार इसको हम राष्ट्रपति या प्रेसिडेंटियल सिस्टम भी बोलते हैं, इसीलिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में उसी को हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली इसलिए कह देते हैं। एक पॉइंट और जाने, एक शब्द आता है सर डी जूरे हेड, एक ये शब्द है। कुछ बच्चों ने ऑलरेडी पहले से पढ़ा होगा, कुछ ने नहीं पढ़ा हो तो समझिए।
जो डी जुरे हेड है इसका मतलब होता है नाम मात्र का प्रधान, यानी कि कहने के लिए प्रधान है नहीं, असलियत में वास्तविक रूप से तो नहीं है। एक शब्द आता है डी फैक्टो हेड, डी फैक्टो हेड, ये आपको याद रखने हैं, मतलब दोनों पॉइंट आगे यूज होंगे और वैसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। डी फैक्टो हेड का मतलब होता है बच्चों वास्तविक प्रधान, वास्तविक प्रधान होता है। अब आप समझिए सर, अमेरिका में क्या होता है कि जो नामात्र का प्रधान कह दो या वास्तविक प्रधान कह दीजिए, यानी कि डी जूरे हेड और डी फैक्टो हेड, ये दोनों अमेरिका का राष्ट्रपति होता है, यूएसए प्रेसिडेंट होता है, अमेरिका का राष्ट्रपति। यानी कि आपने सीखा अमेरिका में नामात्र का प्रधान भी अमेरिका का राष्ट्रपति होता है और वहाँ का वास्तविक प्रधान भी क्या होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक। एक क्वेश्चन आता है कि सर जिन देशों में शासन प्रणाली, देशात्मक शासन प्रणाली होती है, इनकी कोई क्वालिटी क्या है, स्पेशलिटी क्या है, खास क्या है, तो मेन फीचर्स क्या है इसका, मेन फीचर, ये मेन फीचर का मतलब बता रहा हूँ मैं आपको, मुख्य खास पॉइंट्स क्या है यहाँ का। तो यहाँ की सरकार में पाई जाती है स्टेबिलिटी, तो ये जो गवर्नमेंट होगी बच्चों, तो इसकी अगर हम खास बात देखें तो स्टेबिलिटी मिलेगी हमें देखने को यहाँ पे, स्टेबिलिटी, ये इसकी स्थिरता यानी कि या स्थायित्व कह सकते हैं आप। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मुख्य फीचर्स क्या होता है, तो स्टेबिलिटी होती है। ठीक। तो अभी मैं बात करने वाला हूं, अब आपको पहले ये समझाता हूं कि सर हमारे पास में दूसरे कौन से प्रकार की शासन प्रणाली है। देखो जो दूसरी जो शासन प्रणाली है हमारे पास में, तो उसका नाम है पार्लियामेंट्री गवर्नेंस सिस्टम। पार्लियामेंट्री गवर्नेंस सिस्टम, हिंदी में कहेंगे संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, तो संसदीय शासन प्रणाली। अब आप समझ लीजिए बच्चों, तो दो तरह की शासन प्रणाली हो गई सर, एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली हो गई है, एक पार्लियामेंट्री संसदीय शासन प्रणाली हो गई। अगर हमसे इसका जनक पूछे कि सर इस वाली शासन प्रणाली की शुरुआत पहली बार कब और कहाँ हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ब्रिटिश। तो यानी कि संसदीय शासन प्रणाली का अगर हमसे कोई जनक पूछेगा तो हम बोलेंगे इंग्लैंड बोल दे, ब्रिटिश बोल देंगे, ब्रिटेन वगैरह, लाइक दैट इज। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ पे? और किन किन देशों में सर इसको अपनाया गया है, तो ये कहाँ कहाँ पर फॉलो है, अभी भी इसके उदाहरण यदि मैं आपको बताना चाहूँ, ईजी का मतलब है एग्जाम्पल, फॉर एन एग्जाम्पल, तो सर यूके में तो है, इसके अलावा और कहाँ पर है सर, भारत में है, ठीक। और भारत में हमने जो ये संसदीय शासन प्रणाली ली है, ये हमने भी कहाँ से ली है, तो हमने ये शासन प्रणाली कहाँ से ली होगी बच्चों, इंग्लैंड से ली है, ठीक है। ये पॉइंट हम याद रख लेंगे। तो अमेरिका में आपका, इंग्लैंड में भी हो गई है, भारत में भी हो गई है। दूसरा पॉइंट जान लेते हैं, ये किस पर आधारित होती है। जैसे आपने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को देखा कि वो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित होती है, और इसका मतलब ये था कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों अपनी अलग अलग स्तर पर काम करेंगी, ठीक है। लेकिन बच्चों जो पार्लियामेंट्री गवर्नेंस सिस्टम होता है, ये बेस्ड ऑन कोलिशन ऑफ पावर, इसको हिंदी में कहेंगे शक्ति संलयन के सिद्धांत पर आधारित, ऐसे समझ लो। यानी कि दोनों में डिफरेंस क्या है, वो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर है और ये शक्ति संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। शक्ति संलयन का क्या मतलब होता है, आइए उसको समझते हैं।
ठीक है, तो उदाहरण हम किसका लेते हैं सर, एक काम करते हैं हम एग्जाम्पल इस बार इंग्लैंड का नहीं, हम इंडिया का लेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस हमसे जो पूछे जाते हैं वो इंडिया के रेफरेंस में ही हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उदाहरण हम लेंगे यहाँ पर भारत का, ये भारत का मैप हो। ठीक, तो भारत की जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, ये कैसी सरकार है जिसमें संसदीय शासन प्रणाली, चलो इसको समझते हैं। तो सरकार के तो सर हमने जो पढ़े हैं, तो सरकार के केवल कितने पिलर होते हैं सर, सरकार के 3 पिलर हम पढ़ते हैं। कौन कौन से पिलर देखते हैं सर, एक होता है लेजिस्लेटिव, जिसको हम विधायिका बोलते हैं। एक पिलर होता है हमारे पास में गवर्नमेंट का बच्चों एग्जीक्यूटिव, जिसको हम कार्यपालिका बोलते हैं। और एक पिलर होता है हमारे पास में जुडिशरी, यानी कि न्यायपालिका। चलो ये हो गए हमारे सरकार। अब आप समझिए इन सब तीनों के बारे में, देन उसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली किस वजह से ये बात कही जाती है कि ये आपका शक्ति संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। तो सरकार तो आपको ये पता चल चुका है ऑलरेडी कि गवर्नमेंट के 3 आपके बेसिक पिलर होते हैं, आप लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड न्यायपालिका। ठीक है, इसको नाम हिंदी में विधायिका बच्चों। अब आप समझो, मैंने आपको जिस टाइम पे ये टॉपिक समझा रहा था, तो उस टाइम पे मैंने आपको ये भी बताया था कि विधायिका करती क्या है, कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है, न्यायपालिका उसकी रक्षा करती है। ठीक है, अब विधायिका होती क्या है ये अगर मैं आपको बात करूं, ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर उदाहरण मैं केवल केंद्र सरकार का उदाहरण लेके चल रहा हूं यहाँ पे, तो केंद्र सरकार की विधायिका होती है पार्लियामेंट। कौन होती है, पार्लियामेंट, संसद। ये बात हम यहां से याद रख लेंगे। यानी कि आपने सीखा कि विधायिका, केंद्र सरकार की विधायिका काम है कानून बनाना, और केंद्र सरकार में कानून बनाती है पार्लियामेंट। और संसद के एक्चुअली 2 सदन और 3 अंग होते हैं। तो संसद के 2 जो सदन हैं, एक सदन है राज्यसभा, और एक सदन है लोकसभा। ठीक, ये 2 सदन होते हैं संसद के, और इन दोनों के माध्यम से कानून बनाया जाता है, और अंतिम रूप से राष्ट्रपति उस पर जब साइन कर देता है तो वो परमानेंट बन जाता है। इस तरह से ही देखिए, तो विधायिका हो गई राज्यसभा और लोकसभा। एक बात, दूसरा पॉइंट जानिए, कार्यपालिका समझ लीजिए सर। अब कार्यपालिका क्या है, तो मैं आपको पहला क्वेश्चन यहां से याद रखेंगे सर, भारत में दोहरी कार्यपालिका सिस्टम है, ड्यूल एग्जीक्यूटिव सिस्टम। भारत में कैसी कार्यपालिका होती है, दोहरी कार्यपालिका। तो भारत में जो कार्यपालिका सिस्टम है वो दोहरी यानी कि डबल कार्यपालिका होती है, ड्यूल गवर्न आपका एग्जीक्यूटिव सिस्टम होता है। दोहरी में एक कार्यपालिका जो होती है बच्चों, तो एक तो होती है आपका टेम्परेरी, जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में अस्थाई कार्यपालिका। केपी का मतलब है कार्यपालिका, समझ लें, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ठीक है, और एक जो कार्यपालिका होती है, तो एक कार्यपालिका होती है स्थायी। एक कार्यपालिका कैसी है, यहां पे स्थायी है। स्थायी कार्यपालिका, ये समझ। तो डबल कार्यपालिका होती है। जो अस्थायी कार्यपालिका है ये क्या होती है, यदि मैं इसको आपको समझाऊं तो समझ लीजिए। किसके बारे में, अस्थायी कार्यपालिका किसे कहते हैं, तो अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि मंत्री परिषद को। मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसको ही हम शॉर्ट में कह देते हैं COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
मंत्री मतलब समझियो, जितने भी हमारे केंद्र सरकार में मंत्री होते हैं, द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स दैट कॉल्ड इज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रियों का समूह कहलाता है मंत्री परिषद, और यही मंत्री परिषद अस्थायी कार्यपालिका है। ठीक है, एक बात ये समझ लो, अब आप समझेंगे। तो मैं यदि ये बताऊं आपको कि बच्चों के ये अस्थायी जो कार्यपालिका है, तो इसमें कौन होते हैं? मंत्री लोग होते हैं। तो ये मंत्री आते कहाँ से हैं? तो ये मंत्री जो चुने जाते हैं बच्चों, तो ये चुने जाते हैं लोकसभा से। कहाँ से चुने जाते हैं? लोकसभा से। क्या सभी सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं? ऐसा नहीं है, मैक्सिमम सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं, 2-4 सदस्य राज्यसभा से भी हो सकते हैं। इसका मतलब आप समझिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो विधायिका है वो राज्यसभा लोकसभा हो गई, तो कार्यपालिका दो होती हैं, एक स्थायी और एक अस्थायी। तो अस्थायी कार्यपालिका तो विधायिका से ही बनी, क्योंकि लोकसभा विधायिका का भी अंग है और यहीं के सदस्यों को कार्यपालिका में शामिल कर लिया गया। तो शक्ति क्या हुई है यहाँ पे? संलयन। एक तरह से जो विधायिका है वही कार्यपालिका है, विधायिका के ही कुछ सदस्यों को मंत्री पद दे दिया जाता है, और जो मंत्री हैं वही क्या कहलाते हैं? आपका अस्थायी कार्यपालिका, द काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर्स होते हैं। और ये मंत्री, तो इसका मतलब है यहीं से, तो जो लोकसभा के कौन से सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है? तो लोकसभा में जो पार्टी मेजोरिटी होगी, मेजोरिटी में जो बहुमत में पार्टी होगी, उसी पार्टी के सदस्यों को मंत्री बना दिया जाता है। मेजोरिटी पार्टी कैसे याद रख लेंगे? सर, विधायिका राज्यसभा या लोकसभा संसद को कहते हैं, काम है कानून बनाना, और जो लोकसभा में जिस पार्टी का सबसे ज़्यादा बहुमत होगा, उसी पार्टी के सदस्यों को चुना जाता है मंत्री के लिए, और वही मंत्रियों का समूह कहलाता है मंत्रिपरिषद या अस्थायी कार्यपालिका। इसीलिए आपने देखा कि विधायिका का कार्यपालिका में इंटरफेयर है कि नहीं है, क्योंकि जो कार्यपालिका है वही क्या है? विधायिका है। तो अब मंत्री कहाँ से चुने गए थे? लोकसभा से। तो बच्चों, ये जो जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके प्रति? तो ये लोकसभा के प्रति क्या होंगे? उत्तरदायी होंगे। ये मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? जवाबदेही मतलब, और लोकसभा के प्रति जवाबदेही होते हैं। ठीक, उसके बाद में समझ लेंगे स्थायी कार्यपालिका कौन सी होती है। तो स्थायी जो कार्यपालिका है बच्चों, तो वो होता है हमारा ब्यूरोक्रेसी, यानी कि नौकरशाही। नौकरशाही। अब ये नौकरशाही क्या है? तो जो मंत्री बनाए जाते हैं, उदाहरण के तौर पे मान लो यहाँ पे कुछ मंत्री बनाए आपने, सबसे फ्रंट में बनाया कैबिनेट मिनिस्टर। सबसे पहले फ्रंट में कौन से होते हैं? कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। फिर राज्य स्तर के मंत्री होते हैं। फिर आपके डिप्टी मिनिस्टर होते हैं, जिनको हिंदी में उप मंत्री बोलते हैं। तो इन मंत्रियों के सेक्रेटरी या सचिव होते हैं। इन मंत्रियों के क्या होते हैं बच्चों? सचिव होते हैं। और ये जो सचिव होते हैं, ये IAS रैंक के अधिकारी होते हैं। इनके जो सचिव होंगे वो कौन से रैंक के अधिकारी होंगे? सर, IAS रैंक के अधिकारी होंगे। इनके भी जो सचिव होंगे वो भी IAS रैंक के अधिकारी होंगे। ठीक है, सबसे बड़ा मंत्री कैबिनेट मंत्री, सबसे बड़ा सचिव होता है आपका कैबिनेट सचिव। ठीक है, तो आपने देखा कि इन मंत्रियों का समूह कहलाया था मंत्रिपरिषद। इन मंत्रियों का समूह मंत्रिपरिषद कहलाया था बच्चों, मंत्रिपरिषद। और इन IAS जो हैं, ये जो सचिव हैं, इनका ग्रुप क्या कहलाता है? सचिवालय। सचिवालय कहलाता है। और यही सचिवालय में कौन लोग हैं? सर, नौकरशाही वाले लोग हैं। और इसी सचिवालय को कहा जाता है क्या? स्थायी कार्यपालिका। क्या कहा जाता है? स्थायी कार्यपालिका का। तो आप देख पा रहे हैं, तो स्थायी कार्यपालिका तो सचिव को कौन बनाता है? इनके अपॉइंट भी मिनिस्टर्स के द्वारा होती है। तो ये जो सचिव होते हैं, तो ये भी किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये सचिवालय उत्तरदायी है मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी। उत्तरदायी का मतलब है कि ये जो भी काम करेंगे, इनके लिए काम करेंगे। ठीक, और मंत्री कहाँ से आए हैं? तो मंत्री आए हैं विधायिका से। इस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पावर का क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पर कोलिशन हो रहा है। ठीक है, और न्यायपालिका क्या है? तो न्यायपालिका मतलब समझ लेंगे आपके कोर्ट, यानी कि एक तरह से समझ लो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट समझ लो। तो न्यायालय, न्यायालय हो गए कोर्ट। ठीक है, तो अब आप यहां से एक बात समझो,
तो सर गवर्नेंस सिस्टम कितना हुआ अगर हम बात करें जनरली, तो सर दो तरह की हमने देखा था। यहाँ पे हमने शुरू किया था गवर्नेंस सिस्टम इन डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतांत्रिक देशों में शासन प्रणाली। ठीक है, इसको दो भागों में रखा जाता है। एक रखा जाता है सर किसमें, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। एक इसको रखा जाता है किसमें बच्चों, सर संसदीय शासन प्रणाली में। संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी, आपका इंग्लैंड में, और जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत कहाँ पर हुई, इसका जनक कहलाया जाता है अमेरिका। दूसरा, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली किस पर आधारित है, शक्ति के प्रतिकरण के सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब था कि विधायिका का कार्यपालिका में या कार्यपालिका का न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं होता। जबकि सर संसदीय जो शासन प्रणाली है, इसकी शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी, भारत ने भी इंग्लैंड से ग्रहण किया है। यदि भारत की संसदीय शासन प्रणाली की बात करेंगे तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है जो किसके सिद्धांत पर आधारित होगी, शक्ति संलयन के सिद्धांत पर आधारित। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि विधायिका का जो इंटरफेयर या मतलब कंट्रीब्यूट होगा वो किसमें, कार्यपालिका में देखने को मिलेगा। जैसा हमने पाया कि विधायिका के सर विधायिका जनरली संसद होती है केंद्र सरकार की, संसद के दो सदन थे, राज्यसभा और लोकसभा। तो लोकसभा में जो बहुमत में पार्टी होती है, मेजोरिटी पार्टी, उस मेजोरिटी पार्टी के सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है और इन्हीं मंत्रियों का समूह कहलाता है अस्थायी कार्यपालिका का। तो इस तरह से इसका मतलब, अब ध्यान से सुनो, एक क्वेश्चन जो आ चुका है ऑलरेडी यूपीएससी का, मैं एक क्वेश्चन वो यहां समझाता हूं। देखो, अगर आपसे पूछे कि भारत की संसदीय प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका में कैसा संबंध है, तो यहां पर तो है बच्चों शक्ति संलयन। किसका सिद्धांत है बच्चों, यहां पे शक्ति संलयन का सिद्धांत आधारित है। शक्ति संलयन है यहां पर इन दोनों के बीच में। जबकि कार्यपालिका और न्यायपालिका, यहां पर जो सिद्धांत है वो शक्ति प्रतिकरण का सिद्धांत है। शक्ति प्रतिकरण का सिद्धांत लागू होता है, क्योंकि कार्यपालिका का कोई भी सदस्य न्यायपालिका में नहीं हो सकता और न्यायपालिका का कोई भी सदस्य कार्यपालिका का सदस्य नहीं होता। दूसरा, यदि आपसे क्वेश्चन आ जाए कि विधायिका और न्यायपालिका के बीच में कैसा रिलेशन है, तो इसके बीच में भी कैसा रिलेशन है बच्चों, शक्ति प्रतिकरण, यानी कि इन दोनों के बीच में। तो आपने पाया केवल विधायिका और कार्यपालिका में शक्ति प्रतिकरण का सिद्धांत लागू होता है, जबकि विधायिका न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्ति प्रतिकरण, क्योंकि विधायिका का या कार्यपालिका कोई भी सदस्य न्यायपालिका में नहीं होता। क्या ये बात समझ जाएंगे यहाँ पर? आई होप आपको ये कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरह से गवर्नेंस के लिए यहाँ पर ये शब्दों का यूज़ होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अब यदि हमने देखा था अमेरिका के रेफरेंस में, तो अमेरिका में नामात्र का प्रधान और आपका वास्तविक प्रधान दोनों कौन था, अमेरिका का राष्ट्रपति। यदि भारत के रेफरेंस में यदि हम सीखें तो देखो, एक तथ्य ये याद रख लेंगे हम यहाँ से, अगर क्वेश्चन आ जाए कि सर इंडिया में डी जूरे हेड, अगर इंडिया में हमसे क्या पूछा जाए कि डी जूरे हेड, और डी जूरे हेड का मतलब होता है बच्चों नाम मात्र का प्रधान, नाम मात्र का प्रधान, एक तथ्य। एक दूसरा हमने पढ़ा था डी फैक्टो हेड, डी फैक्टो हेड, इसको कहते हैं वास्तविक प्रधान, वास्तविक प्रधान। अब ये समझ लेंगे। तो देखो बच्चों, अगर हम बात करें नामात्र का प्रधान और वास्तविक प्रधान पे, तो भारत के रेफरेंस में नामात्र का जो प्रधान होता है बच्चों वो भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति, नामात्र का प्रधान। ठीक, उल्लेख किसमें किया गया, अनुच्छेद 53 के फर्स्ट में। जबकि वास्तविक जो प्रधान होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री। तो डिफरेंस यहां से ये भी है कि क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली में अंतर क्या होता है, पहला अंतर तो ये है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली शक्ति प्रतिकरण के सिद्धांत पर आधारित होती है, जबकि संसदीय शासन प्रणाली शक्ति संलयन के सिद्धांत पर आधारित होती है।
अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जनक अमेरिका और संसदीय शासन प्रणाली का जनक इंग्लैंड। भारत की संसदीय शासन प्रणाली को किस देश से लिया गया है? तो इंग्लैंड या ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। थर्ड पॉइंट, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में डी जूरे हेड और डी फैक्टो हेड एक ही व्यक्ति होता है, जबकि पार्लियामेंट्री गवर्नेंस सिस्टम में डी जूरे हेड प्रेसिडेंट और डी फैक्टो हेड आपका प्राइम मिनिस्टर होता है। अगर हमसे पूछा जाए कि सर डी जूरे हेड आपका ये तो हो गया यदि संसदीय शासन प्रणाली का बेस्ट फीचर्स या हमसे पूछ लिया जाए, यानी कि इसमें क्या पूछा जाए यदि हमसे मेन फीचर क्या है यहाँ का, मेन फीचर्स, खास बात क्या है यहाँ की मेन फीचर्स। तो मेन फीचर्स क्या होती है कि बच्चों ऐसी ये जो गवर्नमेंट्स होती है तो ये रिस्पॉन्सिबल होती है या अकाउंटेबिलिटी होती है। तो इसकी जो मेन फीचर्स क्या हैं, तो इसके मेन फीचर में जो शब्द आता है बच्चों वो आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, या एक शब्द आ सकता है अकाउंटेबिलिटी। इनकी हिंदी होती है जवाबदेही, जवाबदेही, या कह सकते हैं आपका एक तरह से उत्तरदायी, उत्तरदायी या उत्तरदायित्व। चलो, तो ये है यहाँ का मेन फीचर्स। जबकि वहाँ का मेन फीचर्स क्या है? स्टेबिलिटी है। तो ये सीखा आपने आपका गवर्नेंस सिस्टम इन डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है बच्चों, तो आज ये हमारा जो टॉपिक था, तो आज एक टॉपिक ये हो गया बच्चों के जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उसमें शासन प्रणाली कैसी होती है। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइस, चलिए तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे आपका गवर्नमेंट के बारे में कि केंद्र सरकार क्या होती है, राज्य सरकार क्या होती है, ये स्थानीय स्तर की सरकारें क्या हैं। ठीक, तो वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। देखिए, और मैं इसके क्वेश्चंस भी बहुत जल्दी कराने वाला हूँ। एक कल या परसों की में इसके क्वेश्चंस आ जाएंगे जितना मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। ठीक है गाइस, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।